नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम आ गया है, तो सोच रहे थे कि एक ही शॉट में मतलब एक ही वीडियो में क्यों ना हम पूरा सीटीपी कवर कर दें। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, थोड़ा धैर्य की बात है, पेशेंस बनाए रखिएगा। जो महत्वपूर्ण सीटेट के प्रश्न हैं और जो महत्वपूर्ण सीटेट के सीडीपी ओरिएंटेड जो थ्योरी है, क्योंकि देखिए अब वो पूरा थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है। थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसी चीज़ें जो कि वाकई आप इसको पढ़ के जाएंगे और फंस जाएं, वो हमारा खुद का अनुभव है। तो हम चाहते हैं कि आप इन अनुभवों का लाभ उठाएं और सीटेट के एग्ज़ामों को आप अच्छे से सॉल्व करके क्वेश्चन को आएँ। आइए समय न गवाइए, स्टार्ट करते हैं। अपना पहला चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि थोड़ा टॉपिक बड़ा है, बड़ा मतलब ज़्यादा है, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा मेरे लिए ये हो सकता है कठिन हो, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा सीडीपी कवर कर दें जो सीटेट ओरिएंटेड है। ध्यान दीजिएगा, यूपी टेट में यूज हो सकता है लेकिन सीटेट में ही सबसे ज़्यादा यूज होगा। वृद्धि और विकास की अगर बात करें तो आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स आर नॉट स्टैटिक एंटिटी, दे कीप ऑन चेंजिंग। हाँ, ह्यूमन बींग्स का नेचर कैसा है? ह्यूमन बींग्स चेंजिंग का नेचर ऐसा है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो वो परिवर्तन या तो ग्रोथ के कारण हो सकता है या तो डेवलपमेंट के कारण हो सकता है। अब बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट रिफर्स टू सिस्टमैटिक चेंज विच लीड्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी थ्रू आउट हिज लाइफ, दैट इज गोइंग फ्रॉम द वोम टू टोम। मतलब डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक चलता है ये याद रखिएगा। डेवलपमेंट चलता है गर्भ से लेकर के कब्र तक। वोम, गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली यह प्रक्रिया है डेवलपमेंट। थ्रू आउट लाइफ चलता है ये। कई प्रकार के डेवलपमेंट हैं। कौन कौन से डेवलपमेंट है? सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये पढ़ेंगे हम लोग। मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सोशल सामाजिक, भाषायिक विकास, नैतिक विकास और इमोशनल जो डेवलपमेंट है, संवेगात्मक विकास, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास। ये 4-5 प्रकार के आपके विकास हैं, डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट में जो क्वेश्चन बनता है, एक डेवलपमेंट में क्वेश्चन बनता है फिजिकल डेवलपमेंट का। फिजिकल डेवलपमेंट में 2 टाइप का है। एक होता है स्थूल गतिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस मोटर, और एक होता है फाइन मोटर स्किल। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कृपया इनसे भागिए मत। आप सुनिए, केवल एक बार 2 बार इस वीडियो को सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपसे लगने लगेगा। 2 प्रकार का फिजिकल डेवलपमेंट है, एक है ग्रॉस मोटर और एक है फाइन मोटर। फाइन मोटर का मतलब है छोटे मसल्स से संबंधित, जो छोटे मसल का यूज करना सीख जाए अगर व्यक्ति। और ग्रॉस मोटर मतलब स्थूल गति, बड़े मसल्स का यूज करना सीख। जैसे आप ये बताइए, आप फाइन मतलब ग्रॉस से फाइन की तरफ जा रहे हैं। क्यों ग्रॉस से फाइन की तरफ इसलिए व्यक्ति जा रहा होता है क्योंकि पहले क्या होता है, वो चलता है, घूमता है, दौड़ता है, तो उसमें पूरे शरीर का यूज हो रहा है। लेकिन बाद में लिखना कोशिश करता है, उसमें शरीर के छोटे छोटे पार्ट का यूज हो रहा है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रॉस से फाइन की तरफ जा रहे हैं, हम स्थूल से छोटे मसल्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस। डिफरेंस क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट में? ग्रोथ जो होता है उसको आप मेज़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं, जैसे हाइट हो गया, जैसे वेट हो गया। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों होती है, वो डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट जीवन पर्यंत, वोम्ब से लेकर टॉम्ब तक, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। टिल डेथ, आदमी का जब तक मृत्यु नहीं हो जाता तब तक उसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ एक समय बाद रुक जाता है ना, एक समय तक ही ग्रोथ होता है, उसके बाद वो रुक जाता है। ग्रोथ
मैक्सिमम रूप से जब देखेंगे तो फिजिकल अपीयरेंस से संबंधित है। सामने बनावट कैसा है, वेट कैसा है, लंबाई उसकी कैसी है, मतलब आप उसको मेज़र कर सकते हैं। ग्रोथ को क्वांटिटी के फॉर्म में होता है। ठीक है। अब डेवलपमेंट और लर्निंग का क्या रिलेशन है, विकास और अधिगम का क्या रिलेशन है, डेवलपमेंट और लर्निंग का क्या रिलेशन है। तो लर्निंग इज डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट एंड प्रैक्टिस ना। लर्निंग भी एक प्रकार से डेवलपमेंट है। भाई सीखना क्या है, लर्निंग का मतलब अधिगम। अधिगम क्या है, अधिगम भी एक प्रकार का विकास ही है, जो कि बार बार प्रैक्टिस करने से, एफर्ट यूज करने से होता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट है, डेवलपमेंट के कई स्टेज हैं। जैसे पहला है पेरेंटल स्टेज, फिर इन्फेंसी मतलब एकदम स्टार्ट में जब बच्चा होता है, इन्फेंसी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर लास्ट में आता है एडोलसेंस ना, किशोरावस्था उसको बोलते हैं। अब 40 वीक या 45 वीक तक का जो बच्चा होता है वो पेरेंटल मतलब गर्भ में, इन्फेंसी मतलब गर्भ से निकला हुआ है, बर्थ से लेकर के 2 साल तक का बच्चा है इन्फेंसी। अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल तक के बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड कहा गया, 6 से 12 साल तक के बच्चे को लेटर चाइल्डहुड कहा गया, फिर 13 से 19 साल तक के बच्चे को एडोलेसेंस कहा गया। अब कुछ चीज़ें आप इसमें ध्यान दीजिए जो हम बताना चाह रहे हैं, जो कि अक्सर कुछ क्वेश्चन पूछे जाता है, उसको समझिए। एक इन्फेंसी से क्वेश्चन पूछता है। इन्फेंसी का मतलब प्ले एज, जिसको बोलते हैं टॉय एज, प्ले एज या टॉय एज इन्फेंसी को बोलते हैं ना, एकदम स्टार्ट में जब बच्चा पैदा होता है। अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था जिसको बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है, ये प्ले एज है, ये भी इसको प्री गैंग एज बोलते हैं, प्री स्कूल एज है, स्कूल के जाने के पहले का एज है। ठीक है। और अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है ये याद रखिएगा, अर्ली चाइल्डहुड में आपका भाषा का विकास सबसे तेज़ी से होता है, भाषा का विकास सबसे तेज़ी से होता है, भाषा का विकास सबसे तेज़ी से होता है अर्ली चाइल्डहुड में, भाषा का विकास सबसे तेज़ी से होता है अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक। अब लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड इसको बोलते हैं ट्रबलसम एज होता है, गैंग एज होते हैं, स्कूल एज इसका नाम दिया जाता है। ठीक। अब जो क्वेश्चन बन सकता था कि भाषा का विकास सबसे तेज कहाँ होता है, तो हम आपको बता दिए भाषा का विकास सबसे तेज कहाँ होता है, अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि फिजिकल ग्रोथ, बालक का फिजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा किस एज में होता है, फिजिकल ग्रोथ अगर होना है तो किस एज में सबसे ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ होता है, तो इन्फेंसी, एकदम शुरुआत में बच्चे का फिजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है 0 से 2 साल तक में। ठीक है। 0 से 2 साल तक में बच्चे का फिजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है, इसको आप समझ लीजिए, जान जाइए एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है। तो फिजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा किस एज में होता है, इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ होता है। भाषा का विकास सबसे ज़्यादा किस में होता है, भाषा का विकास सबसे ज़्यादा किस में होता है, भाषा का विकास सबसे ज़्यादा होता है अर्ली चाइल्डहुड में। किस में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में। लेकिन भाषा का विकास शुरुआत किस में से होता है, देखिए दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। भाषा का विकास शुरुआत किस एज में हो जाता है, भाषा के विकास का शुरुआत किस एज में हो जाता है, तो शुरुआत तो आपका इन्फेंसी में हो जाता है। इन्फेंसी मतलब एकदम 0 से 2 साल तक में भाषा का विकास की शुरुआत, लेकिन सबसे ज़्यादा भाषा किस में विकास होता है, वो होता है अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है। अच्छा, किशोरावस्था को तेज तूफान की अवस्था, तनाव की अवस्था बोलते हैं, स्टेनले हॉल ने बताया था, यह तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है अनुवांशिकता और वातावरण, चैप्टर है अनुवांशिकता। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपका मेन मोटो होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व हो। अनुवांशिकता और वातावरण, अनुवांशिकता और वातावरण आपको पता ही होगा, कुछ गुणसूत्र 23 पेयर होते हैं
जो 23rd पेयर होता है मनुष्यों में, वो उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। 22 पेयर को तो ऑटोसोम बोलते हैं, लेकिन 23rd जो पेयर होता है क्रोमोसोम का, उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब बात कर लेते हैं कि भाषा, अनुवांशिकता और वातावरण, जिसको नेचर और नर्चर, नेचर और नर्चर। नर्चर का मतलब हो गया वातावरण, ठीक है। नर्चर मतलब वातावरण हो गया, नेचर मतलब हो गया अनुवांशिकता, ठीक है। तो अनुवांशिकता, तो नेचर और नर्चर में विवाद होता है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया ये अनुवांशिकता गुण है, अनुवांशिक गुण है ये इसकी। कुछ लोग बोलते हैं नहीं भैया ये वातावरण से सीखा हुआ है। तो नेचर नर्चर का विवाद होता रहता है, अक्सर होता है। लेकिन हाँ, ये बात है कि ये कहा जाता है कि भैया डेवलपमेंट अगर करना है किसी बालक का, विकास अगर करना है, तो उसके अनुवांशिकता का भी, उसके हेरिडिटी का भी उसमें यूज होता है, और उसके इन्वायरमेंट का भी यूज होता है। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का जो मल्टीप्लाई है वो विकास देता है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये हम अपने से नहीं दे रहे हैं, ये वुडवर्थ ने बताया था कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो मल्टीप्लाई करने पर डेवलपमेंट होता है, मतलब विकास होता है, ठीक है। अब विकास के कई प्रिंसिपल हैं, डेवलपमेंट के कई प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कई प्रिंसिपल हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल है, आइए बात कर लेते हैं। पहला है कंटिन्यू, लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है डेवलपमेंट। तो एक वर्ड है कंटिन्यू, कंटिन्यूटी होती है इसमें ना, हमेशा पूरे, कहाँ से कहाँ, गर्भ से लेके कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है ये। कैसे बढ़ता है? जनरल से लेकर के स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक है। तीसरा है डेवलपमेंट का दिशा। दिशा दो प्रकार का होता है डेवलपमेंट का, एक या तो सिर से पैर की ओर, जिसको बोलते हैं सिरोपदोमुखी, या तो सेंटर से बाहर की ओर, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। डेवलपमेंट का डायरेक्शन दो होता है। डायरेक्शन एक डायरेक्शन बात किया गया है पदोमुखी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेफलोकोर्डल ना, सिर से पैर की ओर। विकास कैसे चलता है? सर से पैर की ओर। दूसरा विकास है जिसका नाम दिया गया है केंद्र से बाहर की ओर, मध्य से बाहर की ओर। तो केंद्र से बाहर की ओर को बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। याद रखिएगा, मध्य से बाहर की ओर प्रॉक्सिमो डिस्टल, या तो सिरोपदोमुखी ना, सिर से पैर की ओर। ये विकास का दिशा है। अगला है जो प्रिंसिपल, उसमें कहा गया है पूरे शरीर से लेकर हाथों को हिलाना। ये विकास का एकीकरण का सिद्धांत है। एकीकरण का सिद्धांत, जिसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। विकास का एकीकरण का मतलब होता है पूरे शरीर से लेकर के, पूरे शरीर को हिलाना, फिर हाथ को हिलाना। ये अलग अलग पार्ट है ना। अगला है विकास कैसे चलता है। विकास एक सीधी रेखा में नहीं चलता है। विकास का जो नेचर है, जो डेवलपमेंट का नेचर है, वो इस तरीके का नेचर है। और एक ये है, तो लीनियर विकास नहीं चलता ना, एक सीध में नहीं, कभी ज़्यादा हुआ, कभी कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, कभी कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, कभी स्पायरल नेचर का होता है विकास का, या डेवलपमेंट का जो नेचर होता है वो स्पायरल नेचर का होता है ना। कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, इस तरीके का होता है। जरूरी नहीं कि एक समान तरीके से विकास चलता रहता है, ठीक है। अगला है, तो विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। आइए बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट है वो जनरल से, मतलब सामान्य से स्पेसिफिक, विशिष्ट की ओर जाता है। वोल मतलब पूरे शरीर से हम पार्ट की तरफ जाते हैं। ग्रॉस वही हम बताना चाह रहे थे। ग्रॉस मतलब पूरा शरीर, फिर फाइन मतलब छोटे छोटे मसल्स का यूज करना, उसको फाइन बोलते हैं। ग्रॉस से फाइन,
ग्रॉस मतलब जैसे कूदना, दौड़ना, इसमें आप पूरे शरीर का यूज कर रहे हैं। लेकिन फाइन का मतलब जैसे आर्ट बनाना, आर्ट आपके हाथ की उंगलियों की कला है ना। तो आप कब सीखेंगे? आप तुरंत फाइन नहीं होते हैं, आप पहले ग्रॉस की तरफ रहते हैं, आपका पूरा शरीर काम करता है, चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, तो शरीर का पूरा अंग काम कर रहा है। लेकिन जब आप लिख रहे हैं, कला बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो आप पहले विकास आपका ग्रॉस था, लेकिन फिर बाद में कैसा विकास हो गया? फाइन हो गया। तो ग्रॉस से फाइन की तरफ, याद रखिएगा विकास कैसे चलता है? ग्रॉस से फाइन की तरफ चलता है। अच्छा, विकास अधिगम से संबंधित है? एकदम है भाई, अधिगम से संबंधित है ही है विकास, अंतः निर्भर है। ठीक है। डेवलपमेंट रिवर्सिबल नहीं होता है, कि ऐसा नहीं है कि एक बार चला गया फिर वापस चला आएगा, नहीं, डेवलपमेंट कंटिन्यू बढ़ता रहता है। डेवलपमेंट विकास की तरफ, जो विकास है उस पर आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है विकास पर। जीवन पर्यंत चलने वाली चीज़ें हैं विकास। ठीक है। विकासात्मक कार्य की अवधारणा, विकासात्मक कार्य की अवधारणा हैविंग हर्ट्स ने दिया था। याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि विकासात्मक कार्य की अवधारणा किसने दिया दिया था। विकासात्मक विकासात्मक कार्य की अवधारणा, विकासात्मक कार्य की अवधारणा, कार्य की अवधारणा, अवधारणा किसने दिया था? तो ये हैविंग हर्स्ट ने दिया था ना, यह अवधारणा, विकासात्मक कार्य की अवधारणा। अच्छा, PSRN इसका पूरा नाम, ये विकास से संबंधित है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फुल फॉर्म बता रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, रीजनिंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, इसका पूरा नाम है। आइए बात कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे हैं जिसमें आप शायद सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व करते समय आपको ये हमेशा यूज होगा कि बच्चे को कभी हमें ख़राब कहना नहीं है, बच्चे को कभी दुष्ट नहीं करना। बच्चे को अनुभव का महत्व दें, कि एक्सपीरियंस, आपका अनुभव हो, बच्चे का अनुभव हो, उसको बहुत महत्व दीजिए। सीखने की क्षमता रखता है बच्चा, क्रिएटिविटी भी होता है उसके अंदर, क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है, बच्चा कभी खराब नहीं होता। बच्चे को इन्वायरमेंट दीजिए। आप सीटेट, बच्चा को अगर खराब कहेंगे तो आपका सीटेट नहीं निकलेगा, समझ लीजिएगा। बच्चा हमेशा अच्छा होता है, उसको इन्वायरमेंट दीजिए, उसको अनुभव दीजिए, अनुभव के हिसाब से सिखाइए, उसको इन्वायरमेंट के हिसाब से सिखाइए, बढ़िया है। आप यही सब सोच रख करके सीटेट का एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आइए बात करते हैं, विकासात्मक परिमाणात्मक नहीं होता है, विकास परिमाणात्मक नहीं हो सकता केवल ना, विकास गुणात्मक और परिमाणात्मक। विकास क्या है? विकास में गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है। ठीक है, केवल गुणात्मक नहीं हो सकता है। वृद्धि हम बात सकते हैं, वृद्धि परिमाणात्मक केवल हो सकता है, उसको क्वांटिटी होती है केवल वृद्धि में, उसको मापा जाता है केवल, उसमें गुण नहीं होता है वृद्धि में, लेकिन विकास में गुण भी शामिल होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। बहुत जल्दी नहीं भाग रहे हैं, लेकिन हाँ ये सोच रहे हैं कि जल्दी से कवर हो जाए ताकि कम टाइम में आपको हम काफ़ी कुछ दे दें। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। तो सोशलाइजेशन है क्या? इसके द्वारा जो बच्चा है वो कल्चरल, जो समाज की आइडेंटिटी है, जो समाज को जानने की इच्छा है, क्षमता है, उसको समझता है। अरस्तु ने कहा था मैन इज ए सोशल बीइंग। क्या कहा था? मानव एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा था। ठीक है, मैन इज ए सोशल बीइंग अरस्तु ने कहा था। मनु सामाजिक का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन साहब ने दिया था मनु सामाजिक का सिद्धांत। मनो सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन साहब ने दिया था। ठीक है। सोशलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं? सामाजिकरण, क्योंकि बालक है तो बालक आज नहीं कल तो समाज में जाएगा ही, तो उसका सामाजिकरण होना है। तो कई प्रकार के सामाजिकरण होते हैं, जैसे प्राइमरी सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीयक सोशलाइजेशन, तीसरा एंटीसिपेटरी टाइप का होता है,
एंटीसिपेटरी टाइप का होता है। चौथा है डेवलपमेंट टाइप का सोशलाइजेशन। पांचवा है रीसोशलाइजेशन। इसको एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, प्राथमिक जो सामाजिकरण है जिसमें आपका परिवार आता है, परिवार, ये प्राथमिक सामाजिकरण का उदाहरण है। यहाँ बालक डायरेक्ट सीखता है, ठीक है, बालक डायरेक्ट सीखता है परिवार से। लेकिन ये प्राइमरी, जिसको प्राथमिक बोलते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन जिसका नाम है प्राइमरी। दूसरा है नेबर, पास पड़ोस, पास पड़ोस, स्कूल, विद्यालय। ये क्या है? ये सेकेंडरी है। यहाँ बालक एक्टिव रूप से इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ, इन्वॉल्व जरूर होता है, लेकिन एक्टिव रूप से इन्वॉल्व नहीं होता। वो किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, चाहे वो पास पड़ोस में हो, चाहे विद्यालय में हो। वह स्वतः नहीं सीखता है, लेकिन परिवार में बालक स्वतः सीखता है। इसीलिए प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है, प्राथमिक जो सामाजिकरण है बालक का, वो परिवार में ही होता है। यहाँ सेकेंडरी होता है, ये सेकेंडरी है ना, पास पड़ोस सेकेंडरी है। तीसरा एंटीसिपेटरी टाइप का। इसमें क्या है? एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी टाइप का सोशलाइजेशन किसी दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए स्वयं में बदलाव लाना। ये एंटीसिपेटरी है कि हमको वो ग्रुप ज्वाइन करना है, तो हमने अपनी क्वालिटी में बदलाव लाया। तीसरा हो गया डेवलपमेंट टाइप का। चौथा डेवलपमेंट, किसी स्किल को सीखने के लिए हमें हमारा जो किसी ग्रुप को ज्वाइन करना होता है उसको डेवलपमेंट होते हैं। तीसरा है, लास्ट है रीसोशलाइजेशन। गांव से शहर आने में तुरंत नया सोशलाइजेशन को अडॉप्ट करना, ये रीसोशलाइजेशन है कि अभी हम गांव में थे, फिर तुरंत शहर में आ गया, वहाँ की चीज़ों को अडॉप्ट करना है। सामाजिकरण के एजेंट कौन कौन से हैं? सामाजिकरण के कारक कौन कौन से हैं? आइए उसकी बात कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको लग रहा है हम कोई भी फालतू चीज़ें आपको नहीं बताएंगे, केवल और केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बताएंगे। आप दे करके आएंगे जब एग्ज़ाम, इस वीडियो को, तब पता चलेगा कि इसमें कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने अपने बातों में बोल दिया आपको। सामाजिकरण के कारक, सामाजिकरण के कारक, सामाजिकरण के कारक, क्योंकि हम खुद ही चाहते हैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दे दें, ताकि आपका जो भी इसका यूज हो सके हो जाए। कई कारक है सामाजिकरण के। एक है फैमिली, परिवार, परिवार है। फिर उसके बाद है दोस्तों का ग्रुप, साथी समूह जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पीयर समूह, पीयर ग्रुप बोलते हैं या साथी समूह, ठीक है। तीसरा है विद्यालय। चौथा है मीडिया, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो एजेंट है, सबसे एक्टिव सोशलाइजेशन जहाँ पर होता है बालक का, वो है फैमिली। वो क्या है? फैमिली है, जहाँ डायरेक्ट बच्चा सीखता है। और पैसिव की बात करें, जहाँ डायरेक्ट बच्चा नहीं सीखता, वो लाइब्रेरी है, ठीक है। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से समाजीकरण को प्रभावित करते हैं? एक कारक है नेशनलिटी, भाई किस नेशनल का लड़का है, बालक है, लड़की है, तो वहाँ उसी हिसाब से उसके अंदर समाजीकरण होगा। उसका जेंडर, जेंडर प्रभावित करता है बालक को समाजीकरण में। उसका कल्चर प्रभावित करता है समाजीकरण में। लैंग्वेज, भाषा उसका प्रभावित करता है समाजीकरण में, ठीक है। ये सब चीज़ें बालक को प्रभावित करती हैं। अब बात करें सबसे ज़्यादा समाजीकरण किस एज में होता है, क्योंकि एज तो आपको सबको पता है, इन्फेंसी होता है ना, इन्फेंसी होता है। चाइल्डहुड में दो होता है, एक अर्ली होता है और एक लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, और एक होता है अर्ली चाइल्डहुड। फिर है एडोलसेंस होता है सर। तो अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा समाजीकरण होता है, ये याद रखिएगा। भाषा अर्ली चाइल्डहुड में सीखता है, समाजीकरण अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा होता है। बालक का फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक बनावट सबसे जल्दी विकास किस में होता है? इन्फेंसी में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक समाजीकरण का एक थ्योरी है। पता नहीं इस थ्योरी से आपको कभी कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हमें एक दो बार क्वेश्चन सॉल्व करने में इससे हेल्प मिला हुआ था, इसीलिए इस थ्योरी को हम चाहते हैं बता दें। ये है यूरी ब्रेन फेन ब्रेनर थ्योरी। इसका नाम है समाजीकरण का यूरिक ब्रॉन फेन ब्रेनर थ्योरी, ब्रेनर थ्योरी। देखिए, यूपी टेट को क्वेश्चन को सॉल्व करने और सीटेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अंतर होता है ना, तो हम सीटेट ओरिएंटेड ज़्यादा बता रहे हैं,
इसीलिए क्योंकि आपके 2 4 5 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, आप इस वीडियो को देख करके जाइए, इसके थ्योरी को ज़रूर यूज हो जाएगा आपको। और पूरे सीडीपी, चाहे वो मैथ का सीडीपी हो, चाहे वो साइंस का सीडीपी हो, चाहे वो आपका पूरा सीडीपी पेपर हो, उसमें सब में मदद करेगा। तो यूरी ब्रेन फेन मतलब ब्रॉन फेन ब्रेनर का थ्योरी है, उन्होंने दिया था 3 प्रकार के MME और MC, ये 5 लेटर हैं। इसका मतलब है M मतलब सबसे नीचे है माइक्रो सिस्टम, माइक्रो में आता है, इसमें बच्चों को डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इसमें डायरेक्टली बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, जैसे स्कूल हो गया ना, होम हो गया, यहाँ बच्चे डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट से सीखते हैं बच्चे, होम हो गया, स्कूल हो गया, माइक्रो सिस्टम। फिर है मीजो सिस्टम, फिर क्या है मीजो सिस्टम। मीजो में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बच्चा होम मतलब घर से स्कूल गया ना, जब माइक्रो सिस्टम इंटरेक्ट करने लगे, मतलब माइक्रो माइक्रो मिल करके, अभी बच्चा घर में है तो माइक्रो है, घर से बाहर निकला वो मीजो में चला गया। अगला सिस्टम है इग्जो, कोशिश बहुत छोटा सा है, 3 सिस्टम और बताएंगे, जो 5 बोले थे, फिर उसके बाद समाजीकरण खत्म हुआ, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इग्जो सिस्टम बच्चे पर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा, जैसे पेरेंटल जॉब, पेरेंटल ट्रांसफ़र, सोशल मीडिया, ये सब बच्चे पर समाजीकरण के ही अंग हैं, ये बच्चे पर इनडायरेक्ट तरीके से ये सब इम्पैक्ट करेंगे। चौथा है मैक्रो सिस्टम, मैक्रो कल्चर, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, टैक्स, ये सब चीज़ें मैक्रो सिस्टम का पार्ट है। लास्ट है क्रोमो सिस्टम, थ्रू आउट लाइफ जो चेंजेस होती हैं उसको क्रोमो सिस्टम बोलते हैं। तो MME और MC, इसीलिए इसका नाम था MME। MC में हमने बताया था, और यूरिक ब्रेन ब्रॉन फेन ब्रेनर ने इसको दिया था। ये सोशलाइजेशन समाजीकरण की थ्योरी है। जब आप सीटेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक वर्ड आएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, याद रखिएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये थोड़ा हट करके बता रहे हैं, ये समाजीकरण से इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं, आया है दिमाग में, बता दें। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग बच्चों को ग्रुप में बैठाकर किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए बोलना ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग, हर टीचर को ये बात समझना चाहिए कि ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। भाई बच्चों को बैठा करके किसी समस्या का समाधान करने के लिए उनसे कहिए, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं हम, उनके मानसिक या मस्तिष्क का उद्वेलन कर रहे हैं, उनको सीखने के लिए मौका दे रहे हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग इसी को बोलते हैं। बच्चों को मौका दीजिए, ग्रुप में बैठा करके समस्या समाधान करने के लिए मौका दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर समाजीकरण को हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं, ठीक। अब अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इस समय या सीटेट जो एजुकेशन को सपोर्ट करता है उसका नाम है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ना। बाल केंद्रित शिक्षा को ही हमें सपोर्ट करना है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा को नहीं करना है। पहले होता था, पहले माना जाता था कि बच्चा का दिमाग जो है वो खाली बर्तन के समान है, भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए। अब ऐसा नहीं है, अब शिफ्ट हो गई ये चीज़ें। पहले टीचर सेंटर्ड थी, लेकिन अब चाइल्ड सेंटर्ड हो गई हैं। बच्चे को ही हमें सब कुछ करना है, बच्चे को ही हमें सब कुछ मान करके काम करना है। तो बात यह है, जब अब पहले टीचर था, टीचर ओरिएंटेड काम होता था ना, टीचर जो कहता था वो काम होगा, लेकिन अब चाइल्ड ओरिएंटेड होगा, ठीक। बच्चे को ही हमें सबसे अच्छा मानना है, उसी को ध्यान में रख करके काम करना है। तो कहेंगे टीचर अब क्या करेगा, टीचर मात्र एक फैसिलिटेटर है, सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा। टीचर कैसे काम करेगा, फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करेगा, बस, बाकी कुछ नहीं कार्य करेगा, ठीक है। बालक क्यूरियस है, आज के समय में क्रिएटिव है, उसके अंदर खुद एबिलिटी है सीखने की, जानने की, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि बालक के अंदर खुद जानकारी करने की इच्छा है, क्यूरियस है बालक,
अब चाइल्ड सेंटर्ड में बाल केंद्रित शिक्षा में क्या हमें करना है, इस पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई तो बाल केंद्रित में ही होगा, बाल केंद्रित शिक्षा में हमें करना क्या है। चाइल्ड के जीवन को महत्व देना है, बच्चे के जीवन को महत्व देना है, बच्चे के अनुभव को महत्व देना है, बच्चे के जीवन, संस्कृति, भाषा, इन सब चीज़ों को महत्व देना है। ठीक है, उनको जीवन को, भाषा को, संस्कृति को क्या करना है, इंपॉर्टेंस देना है। और क्या करना है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दीजिए, मौका प्रदान करिए भैया, उनको मौका दीजिए स्किल बढ़ाने के लिए, स्किल आगे करने के लिए। उनकी जो चॉइस है उसको सपोर्ट करिए, उनकी जो इच्छा है। और हर बालक यूनिक है, इसको मानिएगा। ठीक है, कोई बालक कमजोर नहीं, सब बालक यूनिक है, इसको मानिए, यूनिक है। बच्चों को कैसे सिखाना है, मैक्सिमम करके सिखाइए भाई, करके सिखाइए। लर्निंग बाय डूइंग, करके सिखाना है। उनके हाथ पाँव ज़्यादा से ज़्यादा चलाइए। ठीक है, टेक्स्ट बुक को ज़्यादा प्रेफर नहीं करना है हमें, गृह कार्य को, होमवर्क को ज़्यादा प्रेफर नहीं करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमें नहीं ज़्यादा प्रेफर करना है। होमवर्क मत दीजिए, आप दंड मत दीजिए, किताबों रट्टा मत लगवाइए, इन सब चीज़ों को दूर करिए। मरियम मोंटेसरी, डॉक्टर मोंटेसरी ने कहा है, क्या कहा है, उन्होंने कहा है बच्चे के हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कराइए। हैंड इज़ द चीफ टीचर ऑफ द चाइल्ड। उन्होंने कहा है कि कोई टीचर नहीं होता बच्चे का, बच्चे का खुद का हाथ, हैंड जो है वही है, इज़ द चीफ टीचर ऑफ चाइल्ड। उन्होंने बालक को कहा है कि भैया बालक को इन्वायरमेंट में छोड़ दीजिए और वो सीखेगा वो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, समाजीकरण पढ़ लिए हम लोग, बाल केंद्रित शिक्षा भी पढ़ लिए, अब भाषा का विकास पढ़ लें। अगला है भाषा विकास। अब ये भाषा विकास आपको लैंग्वेज के पेपर को सॉल्व करने में मदद करेगा। भाषा का विकास जन्म से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भाषा का विकास होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है। एक ब्रेन है हमारा, जो ब्रेन का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, जो लेफ्ट पार्ट ब्रेन का होता है वो भाषा से संबंधित है, लैंग्वेज से संबंधित है। और जो राइट पार्ट, अगर लेफ्ट पार्ट है, मतलब हम ऐसे रखें हैं, तो लेफ्ट पार्ट जो है वो आप ऐसे भी समझिए, अगर ये राइट है आपका और ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट जो है वो भाषा से संबंधित है, और जो राइट पार्ट है वो इमेजिनेशन पावर को दर्शाता है। ठीक है, लेफ्ट पार्ट है जो आपका वो ब्रेन से संबंधित है, भाषा से संबंधित है। भाषा से सीखने के चरण, 4 चरण हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सु बो पाली, L S R और W। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इनमें जो आपका सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है, इसमें कुछ चीज़ें आपको ग्रहण के रूप में लेना है ना, मतलब इसमें ग्रहण किया जाता है, इसमें लिया जाता है। सुनने में भी हम किसी दूसरे की बातों को सुन रहे हैं और पढ़ने में भी हम किसी चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये क्या है, इनपुट हम ले रहे हैं। अब बोलना और लिखना ये एक आउटपुट है। ठीक है, ये प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, फोनिम। फोनिम, फोनिम भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसको फोनिम बोला जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को आगे हम जब सार्थक रूप में अर्थपूर्ण मिलाते हैं तो छोटी इकाई बोलते हैं, उसको मॉर्फीम बोलते हैं। फिर मॉर्फीम से आगे बढ़ करके सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स से फिर स्ट्रक्चर बना करके सीमैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
भाषा विकास के भी कई चरण हैं। जन्म में बच्चा रो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं भाषा का विकास है। 2 से 6 साल का, 2 से 6 सप्ताह का हुआ तो कुछ क्वाइंग कूकना हो गया। 3 से 6 महीने का हुआ बेबलिंग हुआ, आ बा बा ऐसे करके बोलता है। तो भाषा के भी कई चरण हैं। अब उस चरण में न जाते हुए हम 3 ऐसे मनोवैज्ञानिक का नाम ले रहे हैं जो भाषा विकास से संबंधित हैं, जो एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक है पियाजे साहब, पियाजे जी, याद रखिएगा। एक है वाइगोत्स्की जी, एक ही इसी पेज पर ही हम आपको तीनों बता देंगे जो इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की, नो फालतू चीज़ें, सब काम की चीज़ें। लास्ट है चोमस्की, चोमस्की, चोमस्की। पियाजे ने कहा है कि पहले विचार आता है फिर भाषा ना। वाइगोत्स्की ने कहा नहीं भैया, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, पहले भाषा आता है फिर विचार आता है। लेकिन पियाजे ने एकदम कहा कि पहले विचार आएगा फिर भाषा आता है। छोटा बालक को कभी आपने देखा होगा कि वो अपने आपस में स्वयं में बातें करता है, इसको प्राइवेट स्पीच नाम दिया गया। और इस प्राइवेट स्पीच को वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक खुद को प्राइवेट स्पीच से खुद को क्या करता है, गाइड करता है, वाइगोत्स्की ने कहा। अब क्या सही है क्या गलत वो आपका स्वयं का अनुभव है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो बालक प्राइवेट स्पीच के रूप में खुद को बचपन में समझाता है, जैसे आप देखे होंगे अकेला अगर कोई बालक है तो वो बोलता है इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, ये यहाँ से ले आ दें, इसको वहाँ से ले आ दें, तो प्राइवेट अपने को खुद को समझा रहा है। इसको प्राइवेट स्पीच का नाम दिया गया वाइगोत्स्की ने, और कहा कि बालक ने खुद को गाइड कर रहे हैं बालक। लेकिन पियाजे ने कहा नहीं भैया, ये अहम केंद्रित है, बालक अहम से केंद्रित है, मतलब वो ईगोसेंट्रिक नेचर का है बालक। वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक के इस प्राइवेट स्पीच को वाइगोत्स्की ने अहम केंद्रित कहा, लेकिन पियाजे ने अहम केंद्रित कहा, लेकिन वाइगोत्स्की ने इस भाषा को प्राइवेट स्पीच का नाम दिया गया। और वाइगोत्स्की ने कहा बालक गाइड कर रहा है, वो अहम केंद्रित नहीं है। ठीक है। अब चोमस्की ने क्या कहा? चोमस्की ने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर जन्मजात क्षमता है भाषा को सीखने का। अब चोमस्की ने ये चीज़ क्यों अनुभव किया? उन्होंने देखा कि परिवार में कोई बालक है, उसको न कोई भाषा सिखा रहा है, न कोई ग्रामर सिखा रहा है, न कोई शब्द लेटर, कुछ नहीं। वो रहते 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 पूरा सेंटेंस सीख जाता है, उस भाषा का ज्ञान हो जाता है उसको। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हिंदी भाषी इलाके में बालक रह रहा है, हिंदी जान जा रहा है। उर्दू भाषी बालक इलाके में उर्दू जान जा रहा है। मराठी वाले इलाके में मराठी जान जा रहा है। इंग्लिश जैसे इन्वायरमेंट में है, इंग्लिश जान जा रहा है। तो इसका मतलब है क्या? तो चोमस्की ने कहा हर व्यक्ति के अंदर ये डिवाइस फिट है। ये क्या है भैया? ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, हर बालक के अंदर फिट है, अंदर दिमाग में। बालक के अंदर ये जो एक्विजिशन डिवाइस है वो फिट है। ठीक है, हर बालक के, हर व्यक्ति के अंदर ये डिवाइस फिट है। इसका यूज करके वो कोई भी भाषा सीख लेता है। इसका मतलब एक ऐसी चीज बालक के दिमाग में है जिसका नाम दिया गया यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर बालक के दिमाग में है। और जब वो किसी संस्कृति में होता है, किसी समाज में होता है, तो ये डिवाइस काम करता है और वो भाषा सीख जाता है। तो ये बात कौन बता रहा है? ये बात बता रहा है चोमस्की साहब ने बताया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जेंडर क्या है। 2 वर्ड है आपके सामने। जो ये वर्ड है ये बायोलॉजिकल है, ये शारीरिक रूप से बायोलॉजिकल, जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल वर्ड है। फिजिकल अपीयरेंस को देख करके आप बता सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है, तो ये सेक्स को बताता है। लेकिन जेंडर सामाजिक संरचना से संबंधित है, याद रखिएगा, सोशल है। कोई बालक, कोई व्यक्ति या लड़का काम करने जाएगा बाहर, लड़की है तो घर में काम करेगी। ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप व्यक्ति है, मतलब जेंडर बायस है। ठीक है, जेंडर मतलब सामाजिक संरचना से संबंधित है।
खाना बनाना है तो केवल लड़कियां ही बनाएंगी। ये सब जेंडर कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसी चीजें, जेंडर मतलब दोनों में बहुत ही माइन्यूट अंतर है। जेंडर सामाजिक है, सेक्स बायोलॉजिकल अपीयरेंस से संबंधित है। ठीक है, यहां पर इतना ही है। कभी भी लिंग को रूढ़िबद्धता नहीं होना है हमें। जब भी आप सीटेट के क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं होना है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है हमें। ठीक है, आप केवल सीटेट के क्वेश्चन को नहीं, आप टीचर हैं और टीचर अगर बनना है तो हमें ये चीज़ को निकालना है। हमें जेंडर से ऐसा कोई भाषा का प्रयोग नहीं करना है जिससे लिंग रूढ़िबद्धता प्रदर्शित हो रही हो। ठीक है, कोई ऐसी बातें नहीं बोलनी है। कोई भी काम कोई भी कर सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी इन दोनों वर्डों को लेकर के, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप क्लास में हो तो न्यूट्रल वर्ड यूज करें, जेंडर वाला यूज ना करें, न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे कैमरा मैन नहीं यूज करना चाहिए, कैमरा पर्सन यूज करना चाहिए। कैमरा पर्सन में मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। अगला चैप्टर है इंटेलिजेंसी। बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बुद्धिमत्ता। अब इंटेलिजेंसी क्या है? किसी समस्या को समाधान करने की क्षमता, रीजनिंग क्षमता, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या किसी इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करने की क्षमता, ये सब इंटेलिजेंसी के ही उदाहरण हैं। ये सब इंटेलिजेंसी बता रहे हैं। जैसे आप किसी नए वातावरण में गए, वहाँ के वातावरण को एडॉप्ट कर लिया, ये आपकी इंटेलिजेंसी है। ये इंटेलिजेंसी प्रदर्शित हो रहा है। आपके अंदर कोई रीजनिंग थिंकिंग है, आप सोच पा रहे हैं अच्छे से, किसी समस्या का समाधान कर पा रहे हैं, ये इंटेलिजेंसी को बताता है। ये कोई मूर्त चीज नहीं है इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता कि आपको दिखाई पड़ेगा अच्छा इसके अंदर 1 किलो बुद्धिमत्ता है, इसके अंदर 5 किलो बुद्धिमत्ता है। नहीं, ये अमूर्त चीज है। ये आपके कार्यों से प्रदर्शित होगा कि किसके अंदर कितनी इंटेलिजेंसी है। ठीक है, इंटेलिजेंसी जो है वो इंटेलिजियर वर्ड से बना हुआ है। थोड़ा हम दूसरा कलर यूज कर लें। इंटेलिजियर वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है समझना, समझने की क्षमता। सबसे पहले सर फ्रांसिस गाल्टन ने इंटेलिजेंसी पर कार्य किया। फादर ऑफ यूजेनिक्स बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। इनकी एक किताब है गाल्टन साहब की, हेरिडिटी जीनियस। तो सबसे पहले इंटेलिजेंसी पे कौन काम किया? सर फ्रांसिस गाल्टन ने। इंटेलिजेंसी टेस्टिंग को लेकर के अल्फ्रेड बीने ने 1905 में, जिनको फादर ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्टिंग का जनक कहा जाता है, बुद्धिमत्ता की जो टेस्टिंग होती है, माप होती है, उसके फादर हैं अल्फ्रेड बीने। 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट हुआ था 14 साल तक के बच्चे के लिए। फिर उसके बाद मेंटल एज का कंसेप्ट आया 1908 में, बीने और साइमन ने लेकर के आया। इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं। पहला अल्फ्रेड बीने 1905 में इंटेलिजेंस टेस्ट किए। फिर मेंटल एज का कंसेप्ट आया, 1908 में बीने प्लस साइमन ने। 1912 में विलियम स्टर्न ने आईक्यू का कंसेप्ट दिया, बुद्धिमत्ता का संप्रत्यय दिया। स्टर्न साहब ने आईक्यू, कंसेप्ट ऑफ आईक्यू दिया। याद रखिएगा, मेंटल एज का कंसेप्ट बीने साइमन ने 1908 में दिया। फिर उसके बाद 1916 में टर्मन ने फार्मूला दिया। कौन सा फार्मूला? मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये फार्मूला किसने दिया? टर्मन ने। कब दिया? 1916 में। मेंटल एज का कौन बात कहा था? बीने। ठीक। आईक्यू की बात किसने कही थी? स्टर्न साहब। याद रखिएगा, आईक्यू स्टर्न है, मेंटल एज बीने है, पूरा फार्मूला टर्मन ने दिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी की थ्योरी। कौन कौन सी थ्योरी है?
बहुत जल्दी कंसेप्ट खत्म करेंगे। इंटेलिजेंसी की थ्योरी, ये क्या है? यूनिफैक्टर, एक कारक सिद्धांत, अल्फ्रेड बीने ने। एक फैक्टर जनरल फैक्टर है। इन्होंने कहा कि वही बुद्धिमान है जिनमें जी फैक्टर ज़्यादा है। अगर मैथ में ठीक है तो वो कला में भी ठीक होगा, दूसरे सब्जेक्ट में भी ठीक होगा, लेकिन ये सही नहीं है। टू फैक्टर थ्योरी आया, स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने दो प्रकार के फैक्टर का नाम दिया, एक जनरल और एक स्पेसिफिक का नाम दिया था। टू फैक्टर, फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस बोल सकते हैं। फिर तीसरा आया ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी, ट्राई आर्किक त्रितंत्र त्रिबुद्धि सिद्धांत, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। स्टर्नबर्ग, ठीक है। इन्होंने तीन बुद्धि का नाम लिया था। एक लिए थे प्रैक्टिकल थ्योरी, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी, एक क्रिएटिव और एक है एनालिटिकल। तीन बुद्धि का नाम दिया। प्रैक्टिकल मतलब वो प्रायोगिक संबंधित है, प्रयोग से। क्रिएटिविटी बुद्धि का नाम दिया और एक एनालिटिकल है। तीन बुद्धि का नाम इन्होंने दिया था स्टर्नबर्ग साहब ने। नेक्स्ट है मल्टी फैक्टर, मल्टी फैक्टर थॉर्नडाइक ने दिया था। सोशल, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त और कंक्रीट। तो ये अमूर्त हो गया बुद्धि, मूर्त बुद्धि हो गया और सामाजिक, ठीक है। लास्ट पांचवा है, लास्ट नहीं है, पांचवा है थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह वाला है ग्रुप फैक्टर। इसमें उन्होंने जी फैक्टर की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंसी में ग्रुप फैक्टर होता है और 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होते हैं। उन्होंने बताया 7 कौन कौन से, स्पेशल वाला, परसेप्चुअल एबिलिटी होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, वर्बल एबिलिटी होती है, वर्ड एबिलिटी होती है, मेमोरी होती है, रीजनिंग होती है। ये 7 इंटेलिजेंसी बताए हैं लोगों के अंदर होता है, उन्होंने बताया। नेक्स्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंसी, मल्टीपल मल्टीपल हावर्ड गार्डनर ने 8 टाइप की बुद्धि की बात कही है। गार्डनर साहब, गार्डनर ने 8 टाइप की बुद्धि की बात कही है। उन्होंने कहा है जो बुद्धिमत्ता है वो सिंगल चीज़ नहीं है, वो वेरिंग है, नेचर के हैं, कई चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। वो एक चीज़ से मिलकर नहीं बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्बल बुद्धि भाषाई भी होती हो सकता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भाषा से बड़े अच्छे जानकार होते हैं, तो वर्बल एबिलिटी हुए, लिंग्विस्टिक जिसको बोलते हैं। म्यूज़िकल में कुछ लोग म्यूज़िक से संबंधित होते हैं, कुछ लोग मैथमेटिक कैलकुलेशन बड़ा अच्छा है, उनके अंदर लॉजिकल इंटेलिजेंसी होती है। कुछ के अंदर जैसे कि बनाना, घर वर बनाना, इसके लिए बड़ी अच्छी जानकारी तो स्पेशियल होती है। कुछ लोग शरीर को बढ़िया बनाते हैं, उनके अंदर बॉडीली टाइप की इंटेलिजेंसी होती है। कुछ लोग नेचर से बड़ा जानकार होते हैं, तो नेचुरलिस्टिक टाइप की इंटेलिजेंसी होती है। तो कई टाइप की इंटेलिजेंसी की बात कही है गार्डनर साहब ने। उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल यही बुद्धि होता है, कई टाइप की इंटेलिजेंसी होती है। अब देखिए बात इंटेलिजेंसी आई है तो दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं। एक अपसारी थिंकिंग होती है और एक अभिसारी थिंकिंग होती है, ठीक है। अभिसारी जो होते हैं वो एक सिंगल सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, और जो अपसारी होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, याद रखिएगा। क्रिएटिव, सृजनात्मक होते हैं। अपसारी को ज़्यादा अच्छा माना गया है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है इनकी, अलग अलग सोचते हैं। लेकिन अपसारी एक ही सलूशन के बारे में सोचते हैं, ज़्यादा वो सोच नहीं पाते, ठीक है। तो अपसारी और अपसारी के बारे में हमने आपको बता दिया।
अब कुछ टेस्ट हैं बुद्धि को लेकर के जो किया गया था। तो एक टेस्ट है इंडिविजुअल टेस्ट, बुद्धि को लेकर के किसी एक को लेकर के एक एक को बुला करके टेस्ट करना बुद्धि को। और एक होता है ग्रुप टेस्ट, एक साथ कई लोगों को टेस्ट कर देना। ग्रुप टेस्ट किया गया था वर्ल्ड वार में, ठीक है। इंटेलिजेंसी में एक एक करके जो है टेस्ट करना, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन ठीक है। इसमें दो टाइप का टेस्ट है, एक वर्बल है, एक परफॉर्मेंस टेस्ट है। ग्रुप में भी एक वर्बल टेस्ट है, एक नॉन वर्बल टेस्ट है। वर्बल टेस्ट जो होते हैं, बीने साइमन का टेस्ट, ये वर्बल टेस्ट है, ठीक है। नॉन वर्बल टेस्ट में जैसे आप ये बात कर सकते हैं, नॉन वर्बल में जैसे या परफॉर्मेंस टेस्ट जो है ये है आपका, जैसे कि भोटिया परीक्षण, भोटिया, ठीक है। अब वर्बल ग्रुप की अगर बात करें तो आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट जो है वो वर्बल ग्रुप है, टर्मन ग्रुप है। और नॉन वर्बल की अगर बात करें तो आर्मी बीटा टेस्ट। अब ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ लिए जाते हैं आर्मी ग्रुप में, मतलब कई लोगों का एक साथ हमें इंटेलिजेंसी चेक करना है। तो वर्ल्ड वार के समय लोगों के पास इतना समय था नहीं, तो अब आर्मी को हमें सीधे उतारना है मैदान में। लेकिन कौन सी आर्मी को उतारना है, कौन सा टेस्ट? तो दो टेस्ट लाया गया, एक आर्मी अल्फा टेस्ट लाया गया ग्रुप के लिए, और एक आर्मी बीटा टेस्ट लाया गया। आर्मी बीटा उनके लिए लाया गया जो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन आर्मी अल्फा उनके लिए लाया गया जो पढ़े लिखे थे, उनका टेस्ट किया गया, ठीक है। तो ये टेस्ट यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। अब अगला जो चैप्टर है वो है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ठीक है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, मतलब टीचर को अलगाव नहीं करना, क्लास में सभी को एक साथ ले करके चलना है। ये बातें हमको समझना है कि हमें सेग्रीगेट नहीं करना, हमें अलगाव नहीं करना, हमें समावेशी करना है, सभी को एक साथ लेना है, ले करके चलना है, ठीक है। जैसे दो तरीके की चीज़ें हैं, एक है समावेशी, और एक है एकीकृत। समावेशी इंक्लूसिव, एकीकृत इंटीग्रेटेड, दोनों लगभग लग रहा है सेम ही है। लेकिन देखिए अंतर क्या है, समावेशी में क्या होता है, सभी को एक साथ लेकर चलना होता है, उनके नीड को, उनकी क्या आवश्यकता है बच्चों को, उसको ध्यान में रखना होता है। फिर उससे संबंधित प्लान करना पड़ता है कि ऐसा कौन सा हम लेसन प्लान बनाकर चलें कि बालक जो हमारे क्लास में है, जो कोई बालक कोई बालक है जो कि उसकी थोड़ा सा इंटेलिजेंसी कम है, किसी बालक की IQ ज़्यादा है, सब समझ जाएं एक दूसरे, मतलब सब के लिए वो चैप्टर यूज़फुल हो और सब बड़े अच्छे से आनंद ले उस चैप्टर का। तो हमें प्लान करना होता है। तो ऐसी शिक्षा समावेशी ही है। लेकिन एकीकृत क्या होता है, केवल सभी को एडमिशन दे दिए, प्लानिंग नहीं किया, बच्चे के अनुसार कोई संसाधन नहीं इकट्ठा किया। हमारे क्लास में जैसे बड़े हैं, छोटे हैं, कई प्रकार के बच्चे हैं, तो भाई छोटे बच्चों को आगे करिए, बड़े बच्चों को पीछे करिए। तो इस तरीके का प्लान करके सबको बैठाना, सबको एक ही तरीके से बांधे रखना, तो ये समावेशी है। लेकिन एकीकृत में क्या है कि हाँ ठीक है भैया, सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनका कोई प्लान नहीं है, उनका कोई बच्चों को ध्यान नहीं देना है। तो इस तरीके के नहीं करना, हमें समावेशी काम करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है। क्योंकि बहुत बड़े जनसंख्या में हम एक एक करके सबको शिक्षा नहीं दे सकते, एक क्लास में ही शिक्षा संभव है, और क्लास में सभी प्रकार के बच्चे बैठते हैं। तो सभी प्रकार के बच्चों को कैसे हम अच्छे से उनको शिक्षा दे सके, ये टीचर पर डिपेंड करता है। तो टीचर हमेशा बच्चों को
जो अलग अलग बच्चे हैं उनको गिफ्टेड बच्चे समझ करके ही उनको काम करना है ना। हर बच्चा अलग है, हर बच्चा यूनिक है, ठीक है। तो जैसे आपकी क्लास में कभी कभी हो सकता है कि गिफ्टेड बच्चे भी हों, बहुत तेज बच्चे हों, बैकवर्ड टाइप के बच्चे भी हों, जिनका इन्वायरमेंट ठीक ना हो, मतलब इन्वायरमेंट मतलब हो सकता है बहुत पिछड़े जगह से आते हों, ठीक है। हो सकता है ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या सिंगल पेरेंट, उनके एक ही पेरेंट हैं। कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी हो, और कुछ नॉर्मल चाइल्ड भी हो सकते हैं आपके क्लास में। तो इन सबको एक साथ लेकर के चलना ये समावेशी है, ठीक है। हमें बच्चे को नहीं बदलना है, हमें सिस्टम को बदलना है, ठीक है। हमें सिस्टम में चेंजेस लाने हैं। अब बात कर रहे हैं लर्निंग एबिलिटी डिसेबिलिटी की, तो कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी भी समझ लीजिए इसी समय। जैसे डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। जैसे एक बालक है जो सा को वॉज लिख रहा है, गॉड को डॉग लिख रहा है, तो उसके अंदर कौन सी विकार है? तो उसके अंदर डिसलेक्सिया है। पढ़ने लिखने दोनों से संबंधित हो जाता है कभी कभी डिसलेक्सिया, ठीक है। अगला विकार डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया इसमें लेखन संबंधी विकार है, लिख नहीं पा रहा है बच्चा। डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी विकार है। अगला डिस्फेजिया, पीएच है ना, तो फेजिया या एफेजिया, इसमें भी पीएच आया, तो पीएच मतलब वॉइस, बोलने से संबंधित विकार है। फोन जो आता है ना फोन, पीएच बोलने से संबंधित विकार है, ठीक है। अगला डिस्प्रैक्सिया या एप्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया या एप्रैक्सिया ये क्या है? ये वॉइस बॉक्स में समस्या, बालक के अंदर मसल्स कोऑर्डिनेशन में समस्या, उसके हाथ पैर कांप रहे हो ना, सही से बोल ना पा रहा हो, लड़खड़ा रहा हो, तो ये डिस्प्रैक्सिया है, उसके अंदर वॉइस बॉक्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। वॉइस बॉक्स में प्रॉब्लम है, या मसल्स कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, मसल्स कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है। एक बीमारी है जिसका फुल फॉर्म हम अभी आपको बता रहे हैं, ADHD। ये क्या होता है? अटेंशन नहीं कर पा रहा है बालक क्लास में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी कर रहा है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD एक बीमारी है जिसका नाम है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जैसे घुटने के बाद, मतलब घुटने तनाव आ गया, इस तरीके की जो है ऑर्डर वो है। बच्चे में बचपन में ब्रेन डैमेज हो जा रहा है अगर, तो ये सेरिब्रल पॉलिसी है, इसका नाम है। ये कौन सी बीमारी है? सेरिब्रल पॉलिसी ना, बचपन में ब्रेन डैमेज हो जाना, ठीक है। एक है PWD 1995 में आया था, पर्सन विथ डिसएबिलिटी एक्ट, पर्सन विथ डिसएबिलिटी एक्ट। जैसे पहले 7% डिसेबिलिटी थे, लेकिन अब 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। 2016 में रिवाइज आया पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, राइट टू पर्सन कहा गया ना, 21 डिसेबिलिटी को पर्सन विथ डिसेबिलिटी में रखा गया है, ठीक है।
कब आया था? 1995 में आया था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज मोटिवेशन। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अच्छा, स्किनर ने कहा था, याद आ गया, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, ये यूपी टेट में बहुत ब्रॉड होता है सिलेबस, कि मोटिवेशन इज ए नेशनल हाईवे टू लर्निंग। क्या कहा था? मोटिवेशन इज ए नेशनल हाईवे, एनएच है, किसके लिए? लर्निंग के लिए। मतलब लर्निंग, सीखने के लिए मोटिवेशन एक नेशनल हाईवे है, बहुत आराम से सीखा जा सकता है। मोटिवेशन जो है मोवियर शब्द से बना हुआ है, MOVERE, जिसका मतलब होता है टू मूव, आगे जाना, बाहर जाना। बाहर मतलब टू मूव, आगे बढ़ना, ठीक है। अब नीड को ही मोटिवेशन से जोड़ा गया है, ये मान के चलिए। नीड दो तरीके का होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो नीड होता है, जो बायोलॉजिकल होता है, भूख, प्यास, स्लीपिंग, सोना, ये सब प्राइमरी नीड है, ठीक है। मोटिवेशन के कई प्रकार हैं, मोटिवेशन की साइकिल हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग। मोटिवेशन के दो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। कौन कौन से प्रकार हैं? एक इंटरनल मोटिवेशन है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इंटरनल मतलब नेचुरल, एक्सटर्नल मतलब अननेचुरल, निगेटिव टाइप का होता है ये मान के चलिएगा। और इंटरनल पॉजिटिव होता है, ठीक है। जैसे अगर आप रिवॉर्ड के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल है, लेकिन खुद के लिए, खुशी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो इंटरनल मोटिवेशन आपके अंदर है। मोटिवेशन साइकिल, जैसे पहले नीड होता है, ये हम साइकिल बता रहे हैं, नीड, आवश्यकता। अब उस आवश्यकता में समझ लीजिए फूड, हमें खाना खाना है। फिर उसके बाद ड्राइव, फिर क्या चाहिए? हंगर, भूख लगी ना भाई, खाने के लिए क्या चाहिए? भूख चाहिए, ड्राइव हुआ। फिर ड्राइव के बाद अराउजल, मतलब एकदम आग जल रही है, अराउजल जिसको बोलते हैं। नीड, आवश्यकता हुआ, फिर भूख लगी, फिर एकदम आग लग गई अंदर, उत्तेजना हो गया। फिर आप क्या किए? कुछ ऐसे कार्य किए गोल को पाने के लिए, दिशा निर्देशित व्यवहार किए। आप गोल अचीव करने के लिए आपने कुछ कार्य किया, फिर आपको उपलब्धि हो गई, अचीवमेंट हो गई। अब उपलब्धि हो गई, फिर धीरे धीरे फिर किसी चीज़ की कमी आ गई, रिडक्शन हो गया, फिर कमी आई, फिर आवश्यकता हुआ। तो ये साइकिल हमेशा चलता रहता है, ये मोटिवेशन है। किसी चीज़ की कमी हो गई, फिर आगे बढ़े, फिर कमी हो गई, फिर आगे बढ़े। तो ये इसको बोलते हैं मोटिवेशन साइकिल। NDAGAR, नीड हुआ, ड्राइव हुआ, अराउजल हुआ, उत्तेजना हुई, उत्तेजना के बाद फिर हमारे अंदर गोल ओरिएंटेड काम किए, फिर अचीव हुआ, जब कोई चीज़ मिल गया फिर से कमी हुई, फिर से कमी हुई तो फिर से आवश्यकता हो गई, ठीक है। अब इसी में हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं अब्राहम मैस्लो का हायरार्की, आवश्यकता की थ्योरी, नीड कि कैसे आवश्यकता आदमी को होता है, आवश्यकता की थ्योरी मैस्लो की। कि सबसे पहले कौन सी नीड है? फिजिकल नीड है व्यक्ति की, मतलब शारीरिक आवश्यकता है, रोटी चाहिए। फिर कौन सी नीड है? फिर सेफ्टी चाहिए उसको, फिर घर चाहिए, फिर क्या चाहिए उसको? लव चाहिए या संबंधी चाहिए, बिलोंगिंग्स चाहिए। फिर क्या है? सेल्फ एस्टीम, खुद के लिए काम करना है। फिर लास्ट क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि, मैं कौन हूँ, हु एम आई, इसकी जानकारी हमें लास्ट में मिलती है। वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता, हम सब लोग यहीं तक बने रहते हैं, लव एंड बिलोंगिंग्स तक, और यहीं पर हम लोग अपना अंतिम सांस ले लेते हैं, ठीक है। ये मैस्लो की थ्योरी है। हायरार्किकल थ्योरी इसलिए है क्योंकि ये इस तरीके से बनता है।
सबसे नीचे फिजिकल है, फिर सेफ्टी नीड है, फिर लव एंड बिलोंगिंग्स है, फिर सेल्फ एस्टीम है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। यहाँ पर आत्मसम्मान, बहुत लोग आत्मसम्मान तक पहुँच भी जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग संवेग।